नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हाजिर है अखबार फिर से आपकी सेवा में। देखिए, अपना राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसका एक पार्ट चल रहा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया था, अरावली प्रदेश पढ़ लिया था, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ लिया था। एक छोटा सा जो टॉपिक है इसका बचा था, वो हाड़ौती का पठार, उसको आज पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया है। शुरू करें उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, अपने यार दोस्तों को भी क्लास शेयर करें। तो देखिए, हमने अभी तक राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, इसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने इसमें पढ़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा जो पार्ट था ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा अरावली प्रदेश। क्या पढ़ा? अरावली प्रदेश पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदानी भाग पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। देखिए, ये 3 टॉपिक हमने शुरुआत में पढ़ लिए। आज इस टॉपिक की बारी है। देख लेते हैं एक बार, ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे है। 61.11% भाग पे विद्यमान है। यहाँ पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है भाई? 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान जो है ये राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती का पठार ये राजस्थान के 6.89% भाग पे फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की लगभग कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये है भाई, ये 4 भौतिक प्रदेश से 3 हमने अध्ययन कर लिए हैं और आज ये चौथा है। देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं, हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि इसका निर्माण कब हुआ, कौन सा निर्माण काल रहा और किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, जो हाड़ौती का पठार है ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में ये प्रायद्वीप का पठार है। कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। किससे निर्मित हुआ है भाई? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड से ये निर्मित हुआ है। इसका जो ये उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये कौन सा है? ये हाड़ौती का पठार है। तो एक बात इससे निकल के आती है कि ये हाड़ौती का पठार है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार में यहां पर है मालवा का पठार, तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि यह हाड़ौती का पठार मालवा पठार का उत्तरी भाग है, मालवा का उत्तरी भाग है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। अब देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है भाई। ज्वालामुखी क्रिया में, कौन सी क्रिया में? ज्वालामुखी क्रिया में। जब तक के ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो है ये आग जैसा गर्म पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है। जैसे ही वो पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है वो लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया में जब लावा बाहर निकलता है तो बेसाल्ट चट्टानें बनती है। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें। इस बेसाल्ट चट्टानों से ही अपना ये हाड़ौती का पठार निर्मित हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, उन बेसाल्ट चट्टानों से हाड़ौती के पठार का निर्माण होता है। याद रखोगे भाई। अब देखिए, इसका निर्माण काल क्या है। ज्योग्राफी में एक टाइम स्केल चलती है, मोटे तौर पे देखे तो 4 एरा। पेलियोजोइक, पेलियोजोइक एरा,
मिसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, नियोजोइक एरा। ये चार जो एरा चलते हैं, सबसे बड़ा एरा ये है पैलियोजोइक। इसके बाद आता है मिसोजोइक। मिसोजोइक में देखिए 3 पार्ट आते हैं, ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस। ये जो मिसोजोइक का जो आखिरी पार्ट है क्रिटेशियस, इस क्रिटेशियस में क्या है? इस क्रिटेशियस में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण होता है, या क्रिटेशियस में हाड़ौती के पठार का निर्माण होता है। भाई याद रखोगे, निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली बेसाल्ट चट्टानों से हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार या मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और यदि पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नामक 2 भूखंड थे, जिसमें से अंगारा लैंड का कोई अपने राजस्थान में योगदान नहीं है, और जो गोंडवाना लैंड है उसका ये भाग है। तो आपके समझ में आया, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग, या यूं कहें कि मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है उसे हाड़ौती का पठार हम कह सकते हैं। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इससे निर्मित होता है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। कब होता है? क्रिटेशियस काल में होता है। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इसको सरल शब्दों में पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 मुख्य भागों में बांटते हैं इसको, 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, और 3 गौण भागों में इसे बांटते हैं। गौण भागों में इसे बांटते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती के पठार को पढ़ने के लिए 2 मुख्य भागों में और 3 गौण भागों में बांटते हैं। भाई आगे, इसमें पहला जो मुख्य भाग आता है वो दक्कन लावा पठार। कैसा पठार? दक्कन लावा पठार। ये देखिए क्या है भाई, जो हाड़ौती का पठार है उसका दक्षिणी भाग, हाड़ौती के पठार का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी भाग दक्कन लावा पठार कहलाता है। जो हाड़ौती है ये माना कि अपना राजस्थान है, ये क्या है? ये राजस्थान है। ये राजस्थान में हाड़ौती का पठार कौन सा है? ये वाला है। इसका ये जो दक्षिणी भाग है इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं दक्कन लावा पठार। 2 भाग आते हैं, एक तो आता है मालव प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? मालव प्रदेश आता है। याद रखोगे भाई, कौन सा प्रदेश आता है? मालव प्रदेश आता है। और दूसरा आता है इसमें उपरमाल का पठार। कौन सा पठार? उपरमाल का पठार। जो हाड़ौती का पठार है उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 प्रमुख भागों में से पहला भाग है दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार क्या है? ये हाड़ौती के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसे दक्कन लावा पठार कहते हैं। इसको 2 भाग इसमें प्रमुखता से पाए जाते हैं, एक तो मालव प्रदेश और दूसरा है उपरमाल का पठार। ये देखिए, जो मालव प्रदेश है इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? ये देखिए, इधर थोड़ा प्रतापगढ़ का भाग आता है, प्रतापगढ़ और ये झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो भाग है वो इसमें आता है। प्रतापगढ़ वे झालावाड़, प्रतापगढ़ वे झालावाड़ में ये विस्तृत है। कौन सा भाग? मालवा, मालव प्रदेश। दूसरा है इसमें उपरमाल का पठार। ये कहां से लेके कहां तक है भाई? बहुत बार हमने पढ़ लिया, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके, बिजोलिया कहां पर है? अरे भीलवाड़ा में है, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन 1897 से लेकर 1991 तक, सॉरी 1941 तक, 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया, जैसे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पत्ती के, और जमनालाल बजाज व माणिकलाल वर्मा। ये वाला वो वाला बिजोलिया है। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़,
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। तो सारांश निकल के क्या आता है कि हाड़ौती के पठार को थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए यदि हम देखें तो दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक है दक्कन लावा पठार, जो हाड़ौती का दक्षिणी भाग है वो दक्कन लावा पठार कहलाता है। इसमें हम दो प्रदेशों को शामिल करते हैं, जिसमें एक है मालव प्रदेश, दूसरा है ऊपरमाल का पठार। मालव प्रदेश है वो प्रतापगढ़ व झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है, या इन क्षेत्रों में विस्तृत है वो मालव प्रदेश कहलाता है। दूसरा इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऊपरमाल का पठार, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़ में जो भैंसरोडगढ़ पड़ता है उनके बीच में विस्तृत है। अब देखिए इसमें एक और, अब देखिए इसका दूसरा भाग विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि? विंध्यन कगार भूमि। देखिए विंध्यन कगार जो भूमि है इसमें एक तो डांग का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? डांग क्षेत्र आता है। और दूसरा हाड़ौती का क्षेत्र आता है। हाड़ौती व डांग का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। हाड़ौती में और डांग क्षेत्र में सबसे पहले हम देखें तो डांग क्षेत्र का कौन कौन सा भाग? करौली। करौली जिसे क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। अरे जो चंबल नदी है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह चंबल नदी का अपवा क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें करौली, सवाई माधोपुर व आंशिक बूंदी का भाग शामिल है। आंशिक बूंदी का भाग इसमें शामिल किया जाता है तथा हाड़ौती का भाग भी इसमें शामिल करते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो विंध्यन कगार भूमि है यहाँ पर कुछ चट्टानें भी मिलती है। किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलता है। कौन सा पत्थर मिलता है? बलुआ पत्थर मिलता है। बलुआ पत्थर यहाँ पर मिलता है, जो सर्वाधिक आपको भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भरतपुर में मिलेगा। यहां पर कोटा स्टोन भी मिलता है भाई, कोटा स्टोन भी मिलता है। अरे हम घरों में आंगन बनाने के लिए काम में लेते हैं ना कोटा स्टोन। कहां पर मिलेगा? ये कोटा में मिलता है। यहां पर लाल पत्थर भी मिलता है, जो मुख्यतः कहां पर? धौलपुर में मिलता है भाई। तो ये प्रमुख चट्टानें भी यहां पर मिलती है। कौन से? विंध्यन कगार भूमि के अंतर्गत। तो एक बार पुनः देख लेते हैं जो पड़ा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पठारी भाग है उसका उत्तरी भाग है, या यूं कहें कि मालवा प्रदेश का उत्तरी भाग है। यदि पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो बेसाल्ट चट्टान है या बेसाल्ट लावा है उससे इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। निर्माण काल क्रिटेशियस काल है। हमने देखा कि मीसोजोइक का जो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल है, जो ये लास्ट वाला क्रिटेशियस काल आता है उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। अध्ययन की दृष्टि से हमने पुनः इसको दो भागों में बांटा, दो मुख्य भागों और तीन गौण भागों में बांटते हुए हमने इसको देखा है। पहला भाग हमने देखा दक्कन लावा पठार। हाड़ौती के पठार का जो दक्षिणी भाग है वो दक्कन लावा पठार कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने एक मालव प्रदेश पढ़ा, दूसरा ऊपरमाल का पठार पढ़ा। मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़ इसके बीच का जो क्षेत्र है विस्तृत है उसको मालव प्रदेश कहते हैं। और जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ ये है आपके भाई, यहाँ पर कौन सा? बिजोलिया भीलवाड़ा, ये है यहाँ पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। अगला पार्ट हमने इसमें देखा विंध्यन कगार भूमि, जिसमें एक डांग क्षेत्र आता है। डांग क्षेत्र उसे कहते हैं जो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है उसके आसपास का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। इसमें करौली हमने देखा, करौली जिसे डांग की रानी कहते हैं, करौली सवाई माधोपुर आंशिक बूंदी का भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इसमें हाड़ौती का भाग भी सम्मिलित करते हैं। इसमें बलुआ पत्थर पर भी मिलता है, कोटा स्टोन भी मिलता है, लाल पत्थर भी यहां पर मिलता है। आगे देखते हैं हाड़ौती के पठार के गौण भाग। हमने दो मुख्य भाग इसके देख लिए और अब देख रहे हैं तीन गौण भाग, जिसमें पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। देखिए चंदा मामा देखा है, चंदा मामा, आधा चंदा मामा, मतलब अर्धचंद्राकार रूप में स्थित जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहलाती है।
हाड़ौती के पठार में इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं देखने को मिलती है, उनको अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहते हैं। अब इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में किन किन पहाड़ियों को सम्मिलित करते हैं? इसमें देखिए, एक तो आपकी बूंदी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बूंदी की पहाड़ियां। दूसरी है इसमें जो है वो है मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां। मुकुंदरा हिल्स, इन दोनों को इसमें सम्मिलित करते हैं भाई हम। किसमें? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, या यूं कहें कि बूंदी की पहाड़ियां और मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां जो है वो मिलकर अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का निर्माण करती है। अब देखिए, बूंदी की पहाड़ियां जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का एक हिस्सा है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सतूर। कौन सी है? सतूर है। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है सतूर। अब देखिए, मुकुंदरा हिल्स, कोटा और झालावाड़ में फैली पहाड़ियों को मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां कहते हैं। कोटा व झालावाड़, कोटा व झालावाड़ में फैली जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां कहलाती है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है? कोटा में है, जिसका नाम है चांदबाड़ी। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है चांदबाड़ी, जो कोटा में पड़ती है। तो ये है भाई इसका पहला पार्ट, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। आगे देखिए, शाहाबाद उच्च भूमि। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार है, उसमें एक ऊंचा उठा हुआ भाग भी है। कहां पर है? ये देखो अपना, ये है हाड़ौती का पठार। यहां पर एक ऊंचा उठा हुआ भूमि का भाग है या पठारी भाग है, जिसे क्या कहते हैं? शाहाबाद उच्च भूमि। ये कहां पर पड़ता है भाई? ये आपके 12 में पड़ता है। कहां पर? 12 में पड़ता है, याद रखोगे। अब देखिए, इसका एक और भाग आता है डग गंगाधर पठार। ये कहां पर पड़ता है भाई? ये आपके झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है, ये भी याद रखोगे। तो हमने इसके दो मुख्य भाग देख लिए, 3 गौण भाग देखे, जिसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जो बूंदी की पहाड़ियां हैं सतूर, और दूसरी मुकुंदरा हिल्स जो कहां पर पड़ती है? कोटा व झालावाड़ में पड़ती है, जहां की सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी। उसके बाद हमने देखा शाहाबाद उच्च भूमि जो 12 में पड़ता है, और डग गंगाधर पठार जो झालावाड़ में पड़ता है। जीबीएफ, जीबीएफ क्या है भाई? यह है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये एक निम्न भूमि है या धसा हुआ भाग जिसे हम बोल सकते हैं। ये माना कि अरावली है, अरावली है, ये हाड़ौती का पठार है। इनके बीच में या इनको अलग करने वाली कौन है भाई? वो है जीबीएफ। सामान्य शब्दों में यूं कहें कि अरावली और हाड़ौती के पठार को अलग करने वाला जो भाग है वो जीबीएफ कहलाता है। ये धसा हुआ भाग है जिसका विस्तार कहां कहां पर है? भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में फैला हुआ है भाई जीबीएफ। तो ये याद रखोगे, ये क्या करता है जीबीएफ? जीबीएफ एक भ्रंश है। क्या है? भ्रंश है। ये भ्रंश अलग करता है अरावली व हाड़ौती को, या यूं कहें अरावली व हाड़ौती के मध्य एक धसा हुआ भाग, एक भ्रंश है जिसे जीबीएफ बोलते हैं। जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश। आगे चलिए भाई, देखते हैं, आगे देखते हैं इसकी विशेषता, हाड़ौती के पठार की विशेषता। सबसे पहले इसकी विशेषता है, ये कौन सी श्रेणी का उच्चाउच है? तो देखिए, सेकंड श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का उच्चाउच है भाई। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से थे? महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है वो कौन कौन है भाई? पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच है? ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। तो हाड़ौती का क्या है भाई? ये एक पठारी प्रदेश ही तो है हाड़ौती का पठार। तो ये
द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। सबसे पहली विशेषता तो हाड़ौती के पठार की यह है। यहां पर मिट्टी कैसी मिलती है भाई? यहां पर मिट्टी मिलती है काली। कैसी मिट्टी मिलती है? यहां पर काली मिट्टी मिलती है। और इसकी क्या विशेषता बताओ। देखे, ये राजस्थान के 6.89% भाग पे फैला हुआ है, जिसपे राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है अपना हाड़ौती का पठार। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ये राजस्थान का 6.89% भाग रखता है, जिस पर 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? मुख्य नदी कौन सी है? वो है यहाँ की चंबल। इस चंबल नदी से पता चलता है कि हाड़ौती के पठार का जो ढाल है वो कहां से कहां है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। अरे यहीं तो चलती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती हुई फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई इटावा के निकट कहाँ किस में गिर जाती है? यमुना नदी में गिर जाती है। तो इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। इससे पता चलता है हाड़ौती का जो ढाल है, ढाल किधर से किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। ये भी आप याद रखोगे भाई। और क्या है? और विशेषताओं में हम देखें तो राजस्थान का वो भौतिक प्रदेश जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, नदियों वाला भौतिक प्रदेश। अब देखिए भाई, इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो हाड़ौती का जो पठार है इसमें आते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले इस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसी क्षेत्र में झालावाड़ राजस्थान का वो जिला जिसमें सर्वाधिक बारिश होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला ये क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला भौतिक प्रदेश, करने वाला भौतिक प्रदेश। एक और इससे निकल के आती है भाई इसकी विशेषता, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश ये है। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भी आपको याद रखनी है। तो ये अपना प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ अपनी ये जो है पहला क्या था, राजस्थान ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक था अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो पूर्ण होता है। इसके सवाल भी हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।